Good morning class. In last class we studied about some edible colors, antioxidant. Now today's topic is synthetic detergent. यानी वो डिटर्जेंट जो मैन मेड होता है. सिंथेटिक डिटर्जेंट आर क्लीनिंग एजेंट विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप. यानी कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है उसमें वो सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो एक साबुन में होती हैं, बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप. लेकिन हम उसे सोप की तरह कंटेन नहीं करते. दीज कैन बी यूज बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर. ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर में मिक्स हो जाता है. दे गिव फॉर्म इवन इन हार्ड वाटर. ये हार्ड वाटर में भी झाग देता है, लेकिन सोप की एक कंडीशन होती है, वो हार्ड वाटर में नॉर्मली झाग नहीं देता, सॉफ्ट वाटर में देता है. तो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ये दोनों में झाग देता है. नाउ some of the detergent give form even in ice cold water. Synthetic detergent are mainly classified into 3 categories. सिंथेटिक डिटर्जेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है एनायनिक डिटर्जेंट. एनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल. यानी जो एनायनिक डिटर्जेंट होता है उसमें सोडियम और सल्फर और एल्कोहल तीनों की एक चेन होती है, या फिर हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं. Alkyl hydrogen sulfate formed by treating long chain alcohol with concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form anionic detergent. Similarly, alkali benzene sulfonates are obtained by neutralizing alkyl benzene sulfonic acid with alkali. यानी एनायनिक डिटर्जेंट ऐसा डिटर्जेंट होता है जिसमें एक हाइड्रोकार्बन हो और अल्कोहल भी हो. तो यहाँ पे ये चेन गिवन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है विद अल्कोहल. जब इसको H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये हाइड्रोजन सल्फेट क्रिएट कर लेता है, और NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन करने के बाद ये एनायनिक डिटर्जेंट दे देता है, यानी कि सोडियम लॉरियल सल्फेट. ठीक है, तो ये एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल हो गया. इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ये भी एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट वन इज कैटायनिक डिटर्जेंट. ये क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट होता है, यानी क्वाटनरी अमोनियम का मतलब NR4. ठीक है, विद ब्रोमीन और एसीटेट. तो ये फॉर्म करता है कैटायनिक डिटर्जेंट को विद द क्लोराइड ब्रोमाइड एज अ एनायन. यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी. कैटायनिक पार्ट जो होता है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है विद पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम. ठीक है, हेंस दे आर कोल्ड कैटायनिक डिटर्जेंट. इसलिए इसको कैटायनिक डिटर्जेंट कहा जाता है. और इसमें एक एक्स्ट्रा सोल्ट भी होता है जो ब्रोमीन या क्लोरीन दोनों में से किसी का भी हो सकता है. तो इसको नाम दिया जाता है एसिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. ये इसका पॉपुलर नेम है, और ये पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट भी है जो नॉर्मली हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है. कैटायनिक डिटर्जेंट हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ एंड आर एक्सपेंसिव, देयरफॉर दीज आर ऑफ लिमिटेड यूज़. इसलिए इसका लिमिटेड यूज़ किया जाता है. कैटायनिक और आयनिक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. एनायनिक में क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और सल्फेट नेगेटिव चार्ज गेन करता है. कैटायनिक में क्या होता है, अमोनियम पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और क्लोरीन और ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज गेन करता है. नाउ द थर्ड वन, नॉन आयनिक डिटर्जेंट. नॉन आयनिक डिटर्जेंट डू नॉट कंटेन any iron in their constitution. नॉन एनायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो कोई आयन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते जैसे बाकी डिटर्जेंट करते हैं. ये क्या करते हैं, स्टेरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ. इन दोनों के मिक्सचर में से जब वाटर लॉस हो जाता है तो एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट बन जाता है, यानी इस पर कोई आयन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है. लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट आर नॉन आयनिक टाइप. जो लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं वो सारे नॉन आयनिक टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो इसका नॉर्मली मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका क्लीनिंग एक्शन आता है. क्लीनिंग एक्शन का एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ सोप. जैसा सोप का मैकेनिज्म होता है सेम एज नॉन आयनिक डिटर्जेंट का भी होता है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स. तो ये क्लीनिंग एक्शन दिखाता है सोप का. तो सोप का आपको पता है, सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज
RCOO माइनस और Na प्लस, ये इसकी जर्नल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे इसको नॉर्मली नाम दे दिया जाता है सोडियम स्टेरेट, CH3CH2 की होल पावर 16 COO Na, विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी बार सोप। जब ये वाटर में डिजोल्व होता है तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एसीटेट और सोडियम अलग अलग हो जाते हैं। जो एसीटेट आयन होता है वो कंसिस्ट करता है दो पार्ट को अलोंग हाइड्रोकार्बन चेन यानी कि R, और एक एसीटेट COO विच इज़ हाइड्रोफोबिक इन वाटर। जो R होता है वो नॉन पोलर टेल होती है जो हाइड्रोफोबिक होता है, और COO माइनस जो होता है वो पोलर आयनिक हेड होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। यानी जो एसीटेट वाला पार्ट है वो वाटर लविंग होता है और जो R वाला पार्ट है वो वाटर हेटिंग होता है। तो जो इसकी चेन है वो जिस तरीके से बन जाती है, पूरी रिएक्शन है सोडियम स्टेरेट की, पूरा स्ट्रक्चर गिवन है। और इसमें से जो R वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है और COO माइनस वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है। तो COO माइनस यानी एसीटेट वाला जो पार्ट है वो पोलर है, और R वाला जो पार्ट है वो नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर तो पता है, पोलर वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, और नॉन पोलर जिन पे कोई चार्ज नहीं होता या सेम चार्ज हो। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन गिवन है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि जो एसीटेट वाला पार्ट होता है, आयंस होते हैं, वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं विद देयर COO माइनस ग्रुप इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। यानी कि जो एसीटेट और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसमें से R जो होता है वो बाहर रहता है, और जो COO माइनस वाला पार्ट है वो सरफेस के ऊपर रहता है। यानी R को सेंटर में मान लो और COO माइनस वाले पार्ट को बाहर मान लो। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे सेंटर में कंप्लीट होता है तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। R इस जगह पर होता है और एसीटेट वाला पार्ट इस जगह पर होता है। तो ये तुम्हारा पोलर पार्ट है और ये तुम्हारा नॉन पोलर पार्ट है। ये वाटर लविंग है, ये वाटर हेटिंग है। बट एट critical micelles concentration the ions are pulled into the bulk of the solution aggregate to form spherical shape with the हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये नॉर्मली केमिकल फॉर्मेशन में है। अगर आप उसको जर्नली समझना चाहते हो तो हमने एक बकेट ली, उसमें सर्फ डाला, सर्फ डालने के बाद हम डिटर्जेंट डालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे हैं। स्टेयर करने के बाद क्या होता है, ऊपर एक झाग क्रिएट हो जाता है। वो जो झाग वाला पार्ट होता है वो COO माइनस एसीटेट वाला पार्ट होता है। अगर उसको एसीटेट को हटा दिया जाए, झाग को बाहर निकाल दिया जाए, तो जो सोप की कंसनट्रेशन होती है, वैल्यू, वो कम हो जाती है। तो अब क्या है, उसमें झाग कम होंगी क्योंकि आप एक बार उसमें से झाग निकाल सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, आप उसे जितना ज़्यादा स्टिर करोगे उतना ज़्यादा झाग बनेंगे, लेकिन अगर आप झाग निकालते रहोगे तो उसकी कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल फॉर माइसेल्स अराउंड द सेल ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ स्ट्रेट आयंस इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट्स। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसे नॉर्मली हम ऑयल ड्रॉपलेट मान लेते हैं। कि अगर हमने एक बकेट में, डिटर्जेंट वाले बकेट में ऐसे कपड़े भिगोए हैं जिसमें थोड़ी ऑयल की मात्रा है, तो जो ऑयल होता है वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, यानी कि वो एसीटेट की फॉर्मेशन शो कर रहा है, और जो बाकी गंदगी होती है, जो बाकी इम्प्योरिटीज होती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, तो वो R की फॉर्मेशन शो कर रहा है। ये इसका ग्रीज ऑन क्लोथ स्ट्रेट आयन का गिवन है। ये यहाँ पे ग्रीज ऑफ क्लोथ्स है, ये स्ट्रेट आयन है, और ये इस तरीके से ड्रॉपलेट अरेंज हो रही है। ठीक है, ये माइसेल्स फॉर्म हो रही है। क्या करा, एक बकेट ली, उसमें सर्फ डाला, उसके बाद उसमें गंदे कपड़े डाले, तो जो ऑयल की बूंदें थे वो सरफेस पे आ गई, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, और जो गंदगी थी वो नीचे सेंटर में बैठ गई, तो ये माइसेल्स फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपको सोप एक्शन लर्न करना है क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, now your chapter has been finished. Thank you. We will continue in next class.